हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे मॉडल पेपर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मॉडल पेपर हम देखेंगे 2024 हिंदी का। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी का मॉडल पेपर 2024 का देखेंगे, और वह भी क्लास 10 का हम देखेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 का देखेंगे इस वीडियो में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए, ये जो मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए मॉडल पेपर हमारे पास है कि 3 घंटे 15 मिनट का यह जो है हमारे पास मॉडल पेपर है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट और 70 नंबर का जो है यह मॉडल पेपर हमारे पास होगा। और देखिए, इसमें कुछ निर्देश दिया है, उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे आगे चल के कि मॉडल पेपर जो 2024 का जो हमारे पास बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, वो 70 नंबर का आएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कितने नंबर का आएगा? तो 70 नंबर का आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला निर्देश, इसमें निर्देश कुछ दिया है, उसमें उसे पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट पर जो है, जो प्रारंभ के शुरू के जो 15 मिनट है वह पर परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो परीक्षार्थी यानी कि जो आप लोग परीक्षा में जाएंगे, तो आप लोगों के लिए 15 जो मिनट है वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, निर्धारित है। इसी तरीके से चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड अ और खंड ब में विभाजित है। यह जो प्रश्न पत्र आप लोगों को होगा वह खंड अ और खंड ब में क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए चलते आगे देखेंगे। तो देखिए, अब देखेंगे हम आगे कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से विकल्प वाले गोले को क्या कर दें, रूप से काला कर दें। जो सही विकल्प होगा प्यारे बच्चों, उस वाले को हम क्या कर देंगे, पूरा काला कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक है आप लोग समझ में। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रश्न के लिए 1 अंक क्या है, निर्धारित है। खंड अ में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसके लिए 1 अंक क्या है, निर्धारित है। और कह रहा है आगे कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक क्या है, दिए गए हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि उनके निर्धारित अंक उसके प्रत्येक समूह उसके सम्मुख दिए गए हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए हम चालू करेंगे खंड अ। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, खंड अ हम देखेंगे इस वीडियो में। खंड अ, खंड अ में देखिए पहला हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। बहुविकल्पी प्रश्न की कामयानी की रचना विधा क्या है, कामयानी की रचना विधा क्या है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कामयानी की रचना विधा क्या है, वही हमसे कह रहा है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि कामयानी की रचना विधा है। तो ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन हमारे पास क्या है। इसके अंक देखिए, 1 अंक इसके सामने दिया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन हमारे पास दे रखा है क्या क्या, कि पहला दिया है खंड काव्य, दूसरा दिया है क्या, नाटिका, और तीसरा यानी सी वाला दिया है उपन्यास, और डी में दे रखा है महाकाव्य। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, डी में दे रखा है महाकाव्य, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, महाकाव्य क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा ग्रंथ और आंसू। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये आंसू नहीं रहकर क्या इसको आप रासो कर लीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आंसू मत लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आप रासो लिख लीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या रासो। ठीक है, कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, श्रेष्ठ महाकाव्य वही हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखेंगे कौन सा हमारे पास राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है खुमार रासो, ऑप्शन बी में बिसल देव रासो, और ऑप्शन सी में दे रखा है पृथ्वीराज रासो, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या, परमाल रासो। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज जो रासो हमारे पास क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों,
अब देखिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है कि तुलसीदास ने श्री रामचरित मानस की रचना की है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि तुलसीदास ने श्री रामचरित मानस की रचना की है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है ब्रज भाषा में, ऑप्शन बी भोजपुरी में, ऑप्शन सी में दे रखा है अवधी भाषा में, और ऑप्शन डी में दे रखा है खड़ी बोली में। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधी भाषा में जो है रामचरित मानस की रचना की गई है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक है आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे, अब देखेंगे कि राष्ट्र कवि की, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित विभूषित किया गया है, तो किसको किया गया है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है राम कुमार वर्मा को, और ऑप्शन बी में दे रखा है मैथिली शरण गुप्त को, और ऑप्शन सी महादेवी वर्मा को, और ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित या सुशोभित किया गया है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न को देखेंगे इसमें कि पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना पर मिला था। तो उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन ए में लोकायतन, ऑप्शन बी में युगांत, ऑप्शन सी काला और बूढ़ा चांद, तो ऑप्शन डी में है चिदम्बरा। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी पर जो है उन्हें सुमित्रानंद पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पे। ठीक, चिदम्बरा पे, यही क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जहाज का पंछी किसकी कृति है। जहाज का पंछी किसकी कृति है, वही हमसे पूछ रहा है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी में फणीश्वरनाथ रेणु, और ऑप्शन सी में दे रखा है ईला चंद्र जोशी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, ईला चंद्र जोशी, और ऑप्शन डी में दे रखा है भगवती शरण वर्मा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ईला चंद्र जोशी हमारे पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, ईला चंद्र जोशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आए आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए में दे रखा है उपन्यास, ऑप्शन बी में दे रखा है यात्रा वृंत, और ऑप्शन सी में दे रखा है क्या कहानी, और ऑप्शन डी में दे रखा है आलोचना। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कहानी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में। अब चलते हैं आठवें प्रश्न को देखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि थे। तो रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि थे, तो ऑप्शन ए में दे रखा है छायावाद, ऑप्शन बी में दे रखा है प्रगतिवाद, और ऑप्शन सी में राष्ट्रीय, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या नई कविता। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कवि थे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय कवि थे। यहाँ तक आप लोग समझ में। अब चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे कि इसमें देखिए क्या कह रहा है कि छायावदोत्तर काल की पत्रिका है। छायावदोत्तर काल की पत्रिका है, ऑप्शन ए में दे रखा है सरस्वती, और ऑप्शन बी में दे रखा है हंस, और ऑप्शन सी में दे रखा है हिंदी प्रदीप, और ऑप्शन डी में दे रखा है कदम्बिनी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी में दे रखा है कदम्बिनी। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कदम्बिनी, जो छायावदोत्तर काल की प्रमुख पत्रिका है। यही क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी में दे रखा है सुमित्रानंद पंत, और ऑप्शन सी में दे रखा है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत जी को सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, देखेंगे अगला प्रश्न 11वां प्रश्न। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 11वां प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि तात तात हाँ तात पुरी पूरे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन पाऊँ तो ही तात न राम ही सौंपे ही मोही, में कौन सा रस है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिए पूछ रहा है कौन सा रस है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है हास्य रस, ऑप्शन बी में दे रखा है करुण रस, और ऑप्शन देखिए यहाँ पर दे रखा है क्या ऑप्शन सी में दे रखा है श्रृंगार रस, और ऑप्शन डी में दे रखा है वियोग रस। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करुण रस। हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करुण रस। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं आगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न की कह रहा है
मन सागर मेरा लहराता में कौन सा अलंकार है? मन सागर मेरा लहराता में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है हमारे पास उपमा अलंकार, ऑप्शन बी में दे रखा है रूपक अलंकार, और ऑप्शन सी में उत्प्रेक्षा अलंकार, और ऑप्शन डी में दे रखा है यमक अलंकार। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? रूपक अलंकार यह है मन सागर में लहराता। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को यहाँ पर देखिए ऐसा कोई चिन्ह दिखे पट पाएगा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग रूपक अलंकार को मान सकते हैं, यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सोरठा छंद, अगला प्रश्न है सोरठा छंद किसका उल्टा होता है? सोरठा छंद जो होता है वह किसका उल्टा होता है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है रोला छंद का, ऑप्शन बी में दे रखा है दोहा छंद का, और ऑप्शन सी में दे रखा है चौपाई छंद का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोहा छंद का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 देखेंगे कि 14 में क्या कह रहा है कि पराजय शब्द में उपसर्ग है। कह रहा है कि पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है प्रति, और ऑप्शन बी में दे रखा है परा, और ऑप्शन सी में दे रखा है प्र, और ऑप्शन डी में दे रखा है परी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पराजय में जो उपसर्ग है वह क्या है? परा, क्योंकि पर उपसर्ग को हम आगे लिखते हैं और प्रत्यय को हम पीछे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको पराजय को जो है हम परा, परा भी एक क्या है? एक शब्द बना है। ठीक, और जय भी एक शब्द बन रहा है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जय एक शब्द है, अगर परा इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पराजय। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? पराजय, यही हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर परा। अब देखिए पढ़ाकू शब्द में प्रत्यय है। कह रहा है कि पढ़ाकू शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय यानी कि पीछे हम जोड़ेंगे। ठीक, पीछे हम जोड़ेंगे तो पीछे तो हमारे पास क्या होगा? अकू, ऑप्शन ए में दे रखा है आकू, ऑप्शन बी में दे रखा है अकू, और ऑप्शन सी में दे रखा है आनी, और ऑप्शन डी में दे रखा है ई। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पढ़ाकू। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? पढ़ा। ठीक, तो पढ़ा, पढ़ा यहाँ पर अ की मात्रा और कु, तो यहाँ पर पढ़ाकू हो जाएगा कि नहीं होगा? आकू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर पढ़ाकू। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ। अब देखेंगे 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दोहरा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए में दे रखा है द्विगु समास, ऑप्शन बी में दे रखा है बहुब्रीहि समास, और ऑप्शन सी में दे रखा है द्वंद्व समास, और ऑप्शन डी में दे रखा है कर्मधारय। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हम देखेंगे तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द्विगु समास, दोहरा यानी कि दो राहों का समूह। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए दो आ गया, यहाँ पर देखिए दो आया है, ये क्या है? गणित का अंक है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये गणित का अंक है, या 9, 4, 5, 6, 7 ये सभी भी आते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, द्वंद्व समास होगा। ठीक, अब चलिए चलते हैं आगे। सॉरी बच्चों, द्विगु समास होगा, द्वंद्व नहीं, द्विगु। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है कि बछड़ा शब्द का तत्सम रूप है। बछड़ा शब्द का तत्सम रूप है, वही हमसे कह रहा है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है वर्षा, ऑप्शन बी में दे रखा है वत्स, और ऑप्शन सी में दे रखा है वधु, और ऑप्शन डी में दे रखा है बाहु। तो बछड़ा का तत्सम पूछ रहा है, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वत्स। बछड़ा को वत्स, वत्स कहते हैं। ठीक, तत्सम रूप क्या होता है? वत्स। अब देखिए तथैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। तथैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए तत्र प्लस एव, यदा प्लस एव, तथा प्लस एव, और तदा प्लस एव। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तथा प्लस एव, यही क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हैं आगे देखेंगे। अब 19वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 19 देखिए क्या कह रहा है कि हसंतु हस धातु का रूप होता है। जो हसंतु है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यह हसंतु जो है हस धातु का कौन सा रूप होता है, वही हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दे रखा है लट लकार मध्यम पुरुष से, ऑप्शन ए में दे रखा है लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में, और ऑप्शन बी में दे रखा है लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और ऑप्शन सी में दे रखा है लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, और ऑप्शन डी में दे रखा है लड लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी
लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, यही क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक है आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे, अब देखेंगे आगे। अगला प्रश्न हमारे पास देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 20 कि फले रूप फल शब्द की किस विभक्ति और वचन का है। जो फले रूप है वह फल शब्द की किस विभक्ति और वचन का है। तो ऑप्शन में दे रखा है पंचमी विभक्ति एक वचन, और ऑप्शन बी में दे रखा है सप्तमी विभक्ति एक वचन, और ऑप्शन सी में दे रखा है तृतीय विभक्ति एक वचन। और देखिए आगे देखिए क्या दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है क्या षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी जो है हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है कि खंड ब में देखिए वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, वर्णात्मक प्रश्न है। और देखिए प्रश्न संख्या 21 है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो कितने नंबर का है प्यारे बच्चों, 6 नंबर का है। ठीक है, कितने नंबर का है, तो 6 नंबर का है, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक, इम्पोर्टेंट है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए चलते हम देखिए क्या कह रहा है, क्या दिया है वह पहले देख लें। कि कह रहा है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यह जो हमारे पास गद्यांश है वह कहाँ से लिया गया है और किस चैप्टर से लिया गया है, यह अभी क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है हमारे पास मित्रता, जो पाठ है हमारे पास मित्रता से लिया गया है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मित्रता से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें क्या क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेंगे आप लोग, और इसका संदर्भ भी लिख लेंगे। तो देखिए संदर्भ हम बता दे रहे हैं कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत गद्यांश है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश है तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, या ठीक मेरे प्यारे बच्चों अवतरित है, जिसका सॉरी बच्चों जिसके लेखक क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लिख लेंगे संदर्भ। ठीक है, संदर्भ आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में। आइए चलते हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न। इसी में देखिए प्यारे बच्चों 2 प्रश्न पूछा है, एक अथवा करके पूछा है, एक उसी तरीके, यानी कि इसमें से आप कोई एक ही करेंगे, यानी यह नहीं कि दोनों आ रहा है तो दोनों करेंगे, जो आ रहा है वही आप लोग करेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जो आएगा वही आप लोगों को करना है। ठीक, आइए चलते हम आगे। देखिए कह रहा है कि देखिए हमारे देश में ही नहीं संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में, कह रहा है अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां गढ़ी हैं और कवियों ने कविताएं रची हैं। किसी ने उसे राजनीपथ, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं उसे रजनीपति माना, तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा। किसी विरहणी ने उसे अपना दूत बनाया, तो किसी ने उसे अपने पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री रामचंद्र
ठीक है। श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर, आगे देखिए, उसके लिए मिचलते हैं तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उनके लिए हट करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ये उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए यह कहाँ से लिया गया है और किस पार्ट से लिया गया है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए यह जो हमारा चैप्टर है वो कहाँ से लिया गया है, तो वह पानी में चंदा, ठीक है, और चांद पर आदमी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पानी में चंदा और चांद पर आदमी पाठ से लिया गया है। ठीक है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है हमारे पास, जयप्रकाश भारती जी हैं, जयप्रकाश भारती हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जिसके लेखक कौन है, जयप्रकाश भारती। ठीक, जयप्रकाश भारती हैं। देखिए इसमें प्रश्न क्या क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और माँ चले और करते बालक को शांत करने के लिए क्या उपाय था। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, मचलते यहाँ पर रहेगा, मचलते और करते बालक को शांत करने के लिए क्या उपाय था। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि देखिए यहाँ पर रेखा जो खींची हुई है उसकी व्याख्या करना है और इसका संदर्भ लिखना है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ हमने बताया है उसी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब चलते हैं अगला प्रश्न में, देखेंगे हम प्रश्न संख्या 22। देखिए यह क्या था हमारे पास, गद से था। ठीक है, अब देखिए यह हमारे पास पद से होगा, वो क्या था हमारे पास, पद से था। ये क्या है हमारे पास, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, वह जो था हमारे पास गद से था, यह क्या है, पद से। देखिए निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें यह भी क्या है हमारे पास 6 नंबर का, यह भी क्या इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर इससे भी मिलेंगे, दोनों से क्या हमारे पास 12 नंबर मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों से अगर हम लिख देते हैं तो 12 नंबर हम लोगों को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता तन विष देख, तन सह लेता कुलिस भर, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पद्यांश आप लोग बना लीजिएगा, गद्यांश नहीं रहेगा, पद्यांश। उपयुक्त पद्यांश का क्या करना है, संदर्भ लिखना है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, टाइपिंग में गलत हो गया है, उपयुक्त जो है पद्यांश का संदर्भ लिखना है। और देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और इन पंक्तियों में किस शैली का प्रयोग किया गया है, इन पंक्तियों में किस शैली का प्रयोग किया गया है वह हमसे लिखना है। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग संदर्भ लिखना चाहेंगे तो देखिए यह जो चैप्टर है, यानी कि यह जो पाठ है हमारे पास कहाँ से लिया गया है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यह जो पाठ है हमारे पास हिमालय से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, हिमालय से। ठीक, जिसकी कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा, कौन है प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा है। ठीक है, यहाँ तक है आप लोग समझ में, महादेवी वर्मा है। तो आप लोग संदर्भ लिखना तो जान गए हैं, संदर्भ लिख लीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिएगा और इसमें कौन सी भाषा शैली के प्रयोग यह है यह आप लोग जान लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे देखेंगे, इसमें भी अथवा करके प्रश्न पूछता है, तो देखेंगे हम अथवा वाला। ठीक है, अथवा वाला हम देखेंगे कि उधो मन न भये 10-20, एक हुतय सो गए श्याम संग को, अवराधे ईस इंद्री शिथिल गई केशव बिनु, जो देही बिनु शीस। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि आशा लागी रहती तन श्वासा, जी हमें कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सुर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इसमें भी यह जो है हमारे पास चैप्टर कहाँ से लिया गया है, तो यह जो चैप्टर है हमारे पास पद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, पद से।
ठीक। जिसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जिसके कवि क्या हैं? सूरदास जी। ठीक है, जिसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जिसके कवि हैं सूरदास जी। तो देखिए इसमें भी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, इस पंक्तियों में गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं वह हमें बताना है, और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका भी संदर्भ लिखेंगे। ठीक है, लेखक की जगह पर अब यहाँ पर क्या कवि का प्रयोग करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ वहाँ पर लेखक पद में जो है हम लोग कवि का प्रयोग करेंगे, और गद्य में जो है लेखक का प्रयोग करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 को देखेंगे। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या 23 जो है हमारे पास, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद दीजिए। किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद हमें देना है। ठीक, तो अभी देखिए ये 5 नंबर का है। अगर हम इसका संदर्भ लिख दें और इसे हिंदी में अनुवाद कर दें तो संदर्भ लिखने का 2 नंबर और हिंदी में अनुवाद का 3 नंबर मिलेगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, टोटल जो है हमारे पास 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि क में देखिए इसमें अथवा करके और एक अथवा करके भी 2 प्रश्न इसमें पूछेगा, अथवा करके भी पूछेगा। ठीक, तो यहाँ पर क में दे रखा है, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी इयम विशाल, ठीक है, विमल सलित तरंगया गंगया कूले स्थिता अस्या घटाना वलयाकृत पंक्ति धवलाया चंद्रिकाया बहुराजते अगणिता पर्यटका। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अगणितिका पर्यटकया। देखिए कहाँ चला गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, कह रहा है कि अगणिता पर्यटका, ठीक है, दूर सुदूरेभ्य देशेभ्य नृत्यम अत्र, ठीक है, आयंती अस्या घटनया शोभा वलीकृते इमा बहु प्रशांति थी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में। अब देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए यह जो है हमारे पाठ, यह जो पाठ है हमारे पास वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। कहाँ से? वाराणसी। ठीक है, तो इसमें देखिए लेखक और कवि का नाम नहीं लिखा जाता, केवल पाठ का नाम लिखेंगे। तो अगर इसका संदर्भ आप लोग लिखना चाहेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, संस्कृत खंड के, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक चैप्टर से उद्धृत है या संकलित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? इसका संदर्भ है। अब चलिए चलते हैं आगे, और देखिए इसका व्याख्या करना चाहेंगे तो व्याख्या कर लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। देखिए अब देखिए अगला क्या कह रहा है इसमें कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीलता वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतवम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति नवाह शक्ति च प्रणोपति दुराग्रह नास्ति यत युक्ति युक्त कल्याणकारी च तत्र सहर्षं गृहीतं भवति ऐसा एतस्या गतिशीलतया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूलेषु निहितं तद यथा सत्यम सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु स्वभावान् विचारेषु औदार्यम आचारे दृढ़ता चति। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यह देखिए यह जो चैप्टर हमारे पास लिया गया है कहाँ से? तो भारतीय संस्कृति। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर हमारे पास भारतीय संस्कृति से लिया गया है, संस्कृति। ठीक है, भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसका भी संदर्भ आप लोग लिख लीजिएगा और इसका हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हैं आगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है
कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वो भी क्या है 25 सॉरी बच्चों 24वां प्रश्न जो है यह भी क्या है 5 नंबर का मिलेगा। यह भी क्या है देखिए यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 नंबर आप लोगों को अच्छी तरीके से मिल जाएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा तक लिखना भी नहीं होता है और छोटा सा ही लिखना होता है और 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक देखिए क्या कह रहा है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भावो ही। ठीक है वीरता। तो यह जो चैप्टर है हमारे पास यह देखिए कहाँ से लिया गया है। तो यह चैप्टर वीरः वीरेण पूज्यते वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है। वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ आप लोग लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों इसका भी श्लोक इस श्लोक का आप लोग हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा और 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों देखिए यह सभी क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक तो देखिए दूसरा अथवा में इसमें क्या कह रहा है कि सार्थ प्रवसातो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः। ठीक है आतुरस्य विशक मित्रम दानम मित्रम मारिष्यतः। यह देखिए यह जो है हमारे पास यह जीवन सूत्राणी। ठीक प्यारे बच्चों जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है जीवन सूत्राणी। यह वाला जो है जीवन सूत्राणी से लिया गया है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग समझ में देखिए जीवन सूत्राणी से लिया गया है। इसमें इसका भी संदर्भ लिख लीजिएगा और हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा। ठीक है देखिए या इसको करें या इसको करें कोई एक ही करना है। ठीक है प्यारे बच्चे यानी कि दोनों आप लोग कर लें। तो यहाँ पर देखिए अब चलते हैं आगे अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 25। ठीक है तो देखिए इसमें प्रश्न संख्या 25 में 3 नंबर का पूछेगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर जो है इसमें का पूछेगा। और देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्न स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें प्रश्न कितना पूछा है 1 2 3 ठीक 4 4 5 6 7 8 9। ठीक मेरे प्यारे बच्चों इसमें देखिए 9 प्रश्न पूछा है और 9 प्रश्न जो है इसमें अलग अलग जिले का जो खंड काव्य होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग जिले का अलग अलग होता है। तो आप लोग पहले तो अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि हमारे खंड काव्य सॉरी बच्चों हमारे जिले में जिले के अंतर्गत ठीक है हमारे जिले के अंतर्गत कौन सा खंड काव्य आता है। ठीक कौन सा खंड आता है आप लोग पूछ लीजिएगा। अब लोग हम ठीक है अपने टीचर से पूछ लीजिएगा तो वो लोग आप लोगों को बता देंगे तो उसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए चलते हैं आगे अगला प्रश्न जो है कि जीवन परिचय। ये देखिए अभी क्या है 5 नंबर का जीवन परिचय जो है हमारे पास मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 26 इसमें 2 प्रश्न पूछेगा क और ख। देखिए प्रश्न 26 में 2 प्रश्न है दोनों मिलाकर हमारे पास क्या 10 नंबर का आता है। ठीक है देखिए एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का जीवन परिचय से। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों 2024 बोर्ड के लिए। ठीक है 2024 बोर्ड के लिए क्या है सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि जय शंकर प्रसाद डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तीनों क्या है हमारे पास इम्पोर्टेंट है। आप लोग याद कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए कवि का देखेंगे कि कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर और वहां पर भी 5 नंबर तो 5 5 कितने हो गए 5 5 प्लस 10। ठीक मेरे प्यारे बच्चों टोटल 10 नंबर जो है हमारे पास आएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सा जो है इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त राम नरेश त्रिपाठी महादेवी वर्मा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों तीनों क्या है इम्पोर्टेंट है।
ठीक, तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, श्लोक लिखना होता है तो श्लोक जो है हमारे पास 2 नंबर का आएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का, और श्लोक वो लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक, इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक न आया हो उसे हमें लिखना है, जो 2 नंबर का हमें मिलता है। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 28। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए इसमें पहला दिया है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता, पुरुराजा कियन् स युद्धम करोत अकरोत, पदेन विद्या सूर्य पदेन विना किम दूरम याति चंद्रशेखर का आसीत। ठीक है, इसमें देखिए 2 प्रश्न करना है और दोनों पर 2-2 नंबर मिलेगा। कितना नंबर का है, 4 नंबर का। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर का है। ठीक है, ये अभी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रश्न संख्या 29 देखेंगे कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कितने नंबर का होता है प्यारे बच्चों, 9 नंबर का होता है। सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्या है, विद्यार्थी और अनुशासन। दूसरा क्या है, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, और आतंकवाद की समस्या एवं समाधान, और देश प्रेम। यह क्या है, चारों के चारों क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। आइए मिलते हैं हम अगले प्रश्न के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।